सुप्रभात। आज का हमारा चर्चा का विषय है लखनवी अंदाज। प्रस्तुत अध्याय यशपाल जी द्वारा रचित है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य क्या है? यह लेखक यह बताना चाहता है कि बिना कथ्य के, बिना पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जब तक कोई मुख्य घटना ना हो जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वह मुख्य पात्र ना हो, तो उसके बिना कहानी लिखना, कथा लिखना असंभव है। प्रस्तुत अध्याय एक व्यंग्य है। वह कटाक्ष करता है कि जो पतनशील सामंती व्यवस्था पर, जो सामंती व्यवस्था है वो निरंतर और लगातार गिरती जा रही है। ऐसी ही एक नवाब की कहानी है जो वास्तविकता से बेखबर है। इसी मूल तथ्य को केंद्र में रखकर लेखक ने यह अध्याय लिखा है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहता है कि उसे दूर तक तो यात्रा करनी नहीं थी, इसलिए, और वह एकांत में भी सफ़र करना चाहता था, इसलिए उसने पैसे भी बचाए और सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया और वह खिड़की के पास जाकर बैठ गया ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का अभिभूत हो सके, उसका आनंद ले सके। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहता है कि गाड़ी स्टेशन छोड़ने के लिए जैसे ही तत्पर हुई, वैसे ही हमने एक डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, उसके विपरीत, वह डब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। उसमें एक सफ़ेद पोश नवाब बैठे हुए थे। नस्ल अर्थात जाति, यहाँ पर सफ़ेद पोश नस्ल पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि नवाबी दिखावे का जीवन जीते थे। जैसे ही वे बर्थ में चढ़ते हैं तो उनके नवाब के चेहरे पर एक असंतोष की छाया दिखाई देती है कि यह व्यक्ति क्यों इस डिब्बे में आ गया, क्योंकि उनके सामने सफ़ेद दो चिकने ताज़े खीरे रखे थे और एक सामान्य सी वस्तु को वो एक सामान्य आदमी के सामने खाने में शर्म महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने यह चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। आगे लेखक कहता है कि ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहते हैं कि मेरी आदत है, जब भी मैं खाली बैठता हूं तो कल्पना लोक में घूमने विचरने चला जाता हूं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से अर्थात तिरछी दृष्टि से, टेढ़ी नज़र से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहजा हमें संबोधन किया। आदाब वर्ज है, अर्थात उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? उन्होंने हमसे पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की लथेड़ में लेना चाहते हैं।
जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाई, आप ही इसे आनंद पूर्वक खाएं। नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर उन्होंने दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और खीरों को दोनों सिरों के सिर काटे और उन्हें गोंदकर छाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बहुत सावधानी पूर्वक छीलकर फांकों को करीने से अर्थात सलीके से तौलियों पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरेक दी अर्थात छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, अर्थात उनकी मुंह में पानी भर आया था। वे खीरे खाने के लिए ललायत हो उठे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सैतृष आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक देंगे, अर्थात वो अपनी भावनाओं को मारकर खीरे को एक आम आदमी के सामने खाने में असमर्थ, संकोच, लज्जा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक एक खीरे की फाड़ी को बाहर फेंक दिया। उन्होंने खीरा नहीं खाया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो जाने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीकों से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? अर्थात केवल सूंघकर ही पेट उदर अर्थात पेट भरा जा सकता है? यह कैसे संभव है कि केवल सूंघकर ही खीरों के खुशबू से ही पेट को भरा जा सके, अपनी भूख को शांत किया जा सके? नवाब साहब की ओर से पेट भर के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात पाचन में अच्छा नहीं है। यह पेट पर अमाशय पर वजन डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा में मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती?
अर्थात लेखक कहता है कि जब बिना खीरा खाए नवाब का पेट भर सकता है, तो क्या बिना पात्र के, बिना कहानी के, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती? केवल लेखक अपनी इच्छा मात्र से ही कहानी लिख सकता है। अर्थात दोनों चीज असंभव हैं। बिना कथा के, बिना पात्र के कहानी लिखना असंभव है। धन्यवाद।